हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 20 क्वेश्चन हमसे कर लिया है दिसंबर वाले, और उससे आगे वाले हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि जो 23 वाला जो मैं पेपर करवा रहा हूँ दिसंबर का, ये इस तरह से करवा रहा हूँ कि दिसंबर 23 से पहले जो कुछ पेपर आए हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। सो दिसंबर वाला आपके मोस्टली कवर अप कर लेगा। देन वो जो पेपर करवाने वो बड़े इजी हो जाएंगे करवाने, राइट। और जो 24 वाला पेपर है वो तो बहुत ही एक सिंपल सा पेपर है। तो कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो इतना थोड़ा ही आता है। बच्चे, इस तरह से आता है या नहीं आता है, इसको कंसिडर करके हम एक्चुअल में ये डिसाइड नहीं करेंगे कि क्या आता है क्या नहीं आता है, राइट। हम जो क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे। और लॉजिक प्रोबिट मॉडल ये कोई मॉडल कोई मुश्किल मॉडल नहीं है, आज ये कॉमन मॉडल हो गए हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। अब कॉलेज में जा रहे हैं तो ये तो पूछे ही जाने चाहिए, एक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ये बात कहती है। सो इनको आप अच्छे से तैयार करें। और ये जो क्वेश्चन सिर्फ मैं मैथमेटिकली नहीं करवा रहा हूँ, आप देख रहे हो उस मैथमेटिकल के आर बार कितनी सारी चीज़ें और भी कवर हो रही है ना। जैसे आप देख रहे हो कि HDI इंडेक्स आया, तो HDI इंडेक्स को क्लियर हमने कितनी तरीके से किया, उसके इंडिकेटर, डायमेंशन और इंडेक्स वगैरह, ये तो हम सारा कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये पेपर आप पूरा करके बैठना। जो 18 वाला और ये वाला मैंने इस तरह से करवाया है कि मोस्टली चीज़ें कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, PSLF डेटा कवर कर रहे हैं, और भी आज हम करेंगे, राइट। सो ये पेपर आप अच्छे से करें। एनीवे, आज हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, राइट। सो देखें, क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो बेसिकली डिस्कस करता है चाव टेस्ट, राइट। जो चाव टेस्ट है उससे पहले यहाँ पर एक डिस्कस करते हैं। एक बात सुने कि सपोज करें आप कोई 50 साल के डेटा लिया और आपने उसको ऐसे स्कैटर करवाया, तो इधर ले लिया आपने x, यहाँ ले लिया y। और डेटा सपोज करें कि आपने प्राइस और क्वांटिटी का लिया, और ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एक्स की वैल्यू रखी, y की वैल्यू आती गई किसके बेस पे, b के। तो इसका स्लोप क्या बन गया, b। यानी 50 साल में ये b सेम रहा है, तभी ऐसे ही बना ना, राइट। आप यही कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कोई नया ट्रेंड आता है, जैसे कोरोना आया और उसने ये बदल दिया, ट्रेंड ये बना दिया, राइट। तो अपने को ये देखना पड़ रहा है क्या ये 50 साल में ट्रेंड सेम रहा, या 50 साल में ये एक पीरियड के बाद ये ट्रेंड बदल रहा है। तो आप ओरिजिनल डेटा ले लेंगे। डेटा ले करके अब भाई क्या करेंगे कि एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये बनाएंगे। तो आप ये कहोगे यहाँ पर ये बदल रहा है, लेकिन आप इसको बदला हुआ मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो अगर ये थोड़ा सा बेंट किया है तो आप हो सकता है ये माने या ना माने। यानी क्या, हमारा एक तो आया b, जो b टोटल, एक हमारा आएगा B1 नीचे वाले के लिए, एक हमारा आएगा B2 इस ऊपर वाले के लिए, राइट। सो हम ये देखना चाहते हैं कि B टोटल तो सबके लिए आया, B1 एक छोटे वाले के लिए आया, B2 जो नेक्स्ट जो उसका जो पार्ट बच गया उसके लिए आया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये इससे अलग है, राइट। जैसे ये हमें देखना है। तो इसको जो हमें चेक करना है, दैट इज़ पैरामीट्रिक स्टेबिलिटी इसको बोलते हैं। कि पैरामीटर क्या है आपका, अल्फा और बीटा। क्या जो पैरामीटर हैं वो स्टेबल हैं कि नहीं है, दैट इज़ फॉर द चाव टेस्ट, नथिंग एल्स। एक बात तो क्लियर हो गई। अब ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, एफ टेस्ट की तरह, एफ टेस्ट ही लगेगा, आ जाएगा, राइट। एफ टेस्ट की तरह का ही टेस्ट है। देखें, सुने, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसके अंदर आपके ना। देखें, यहाँ देखें, ये जो टेबल मैंने आपको दिखाई थी कि क्लास में मैं बच्चों को करवाता हूँ, तो उनको इंट्यूशन दिलाने के लिए कि देखिए, नहीं, हमारा फोकस कभी भी इस मैथमेटिकल पोर्शन पे होता है, लेकिन मेन फोकस मैथमेटिकल पोर्शन नहीं होता। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, वो आपको सपोर्ट करती है किसी चीज़ को समझने के लिए, राइट। सो जब बच्चे ये काम करना सीख जाते हैं तो हम इकोनॉमिक थ्योरी पर जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी को एग्जैक्ट जो इंसाइट होता है, राइट, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इकोनॉमी मार्केट काम करती है। तो फिर उसके अंदर ये जो मैथमेटिक्स सीखा ये काम करता है, तो बच्चों को ये भी काम हो जाता है और सब्जेक्ट भी आ जाता है। तो देखें, ये काम किया था मार्च 2023 वाले बच्चों ने। तो इसके अंदर एक बात देखें कि आपको मैं एक जर्नल डिस्कशन दिखाता हूँ। यस, स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन देखो।
पहले ये वाला पोर्शन 2000 से 2007, ये 8 से 22 और ये टोटल, हमने टोटल लेके देखा कि क्या बीटा की वैल्यू चेंज हुई है ओवर द पीरियड, कि बीटा की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं। तो रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड मॉडल दोनों लेकर के देखे, ठीक है। तो देखें तो ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो एफ टेस्ट हम लगा रहे हैं, राइट। सो इस तरह से ही मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ तो जो चाउ टेस्ट होगा। यानी बेसिकली हम क्या चेक करना चाहते हैं, बेसिकली हम चाहते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल है कि नहीं है ओवर द टाइम, दैट इज़ आवर मेन मोटिव। यू गॉट इट, ओके। देखिएगा अब चाउ टेस्ट, क्योंकि जनवरी 23 में भी मार्च में भी 23 में पूछा है और 24 में भी पूछा है, एक दो बार कभी और पूछा है, जनरली पूछा जाता है और पूछा जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। तो देखिए चाउ टेस्ट क्या है, तो मैंने यहाँ लिखा है इन टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज डेटा होगा ना, देयर मे बी ए स्ट्रक्चरल चेंज इन रिलेशनशिप बिट, देयर मे बी ए स्ट्रक्चरल का मीनिंग पैरामीटर स्टेबिलिटी है या नहीं है, बिटवीन एक्स एंड वाई, द स्ट्रक्चर चेंजेस मीन्स, मीन क्या है, वैल्यू ऑफ पैरामीटर दिस अल्फा बीटा जो भी आएगा यहाँ, डू नॉट रिमेन द सेम थ्रू द इंटायर टाइम पीरियड, मे बी ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस, कि क्या सेम रहे हैं क्या सेम नहीं रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैकेनिज्म है, पहले आप एक कंबाइंड रिग्रेशन ले लेंगे, फिर आप जो ब्रेक डाउन है पीरियड का उसके टाइम को तोड़ के ले लेंगे रिग्रेशन। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो एरर की मानेंगे, एरर इंडिपेंडेंटली मानेंगे। तो आप देखें जैसे वहाँ मैंने वो फिगर आपको दिखाया कि 2000 से 2008, 2008 से 22 और एक कंबाइंड ले लिया, क्लियर हो गई। तो अब देखें SSR मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, राइट, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो क्या होता था, वो ये होता था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यहाँ आपने फिट कर देते थे ये और ये लाइन और ये वैल्यू ये आई, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल यानी ये एरर जो ये एरर इस लाइन से जो आएगी, राइट, ये एरर आई। तो आपने क्या किया, एक सबसे पहले फर्स्ट जो आपने ट्रेंड लिया इसका ले लो, उसको आपने बोल दिया SSR, दूसरे का ले लो उसको बोल दिया SSR2, क्लियर। देन आप एक इसका कंबाइंड ले लीजिएगा, दैट इज SSRT, कंबाइंड इस पीरियड का बन जाएगा, क्लियर। अब आपको एक सिंपल सी मैकेनिज्म करना है कि देखो आपको ये देखना है क्या ये SSRT टोटल इन दोनों के सम से चेंज, सम के कंपैरिजन में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर सपोज करो ये चेंज नहीं हुआ तो नज़दीक आ गया, बात ख़त्म हो गई। अगर ये चेंज हुआ है तो आप देखो ये क्या होगा, डिवाइड बाई के इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी डिस्कस करेंगे, के इज़ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, क्लियर है, के इज़ द नंबर ऑफ बेसिकली पैरामीटर। अब देखें यहाँ नीचे आपने इससे किससे डिवाइड करवाया, ये जो दोनों की वैल्यू आई, आप क्या देख रहे हो बेसिकली, जो कंप्लीट वैल्यू आई उसको दोनों को तोड़ करके जो वैल्यू आई और कंप्लीट वैल्यू आई उसमें डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में, दोनों को जोड़, दोनों के अलग अलग के रिस्पेक्ट में। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप, कितनी, पहले ग्रुप में 21 ऑब्जर्वेशन है, सपोज दूसरे ग्रुप में 21 हैं, तो 21 42 हो गई। N इज़ द नंबर ऑफ पैरामीटर, कितने पैरामीटर्स उसके अंदर, के इज़ द पैरामीटर, राइट, पैरामीटर उसके अंदर कितने आए हैं, 2 आए हैं 3 आए हैं, कितनी आई है, राइट, β1 β2 ऐसे, ये आपका बन गया। अब होगा क्या, ध्यान से सुने, जो भी आपकी f की वैल्यू आएगी, प्लीज़ एक आपको मैं वहाँ f करवा के आया था तो उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वहाँ जब f करवाया था तो ये था, ये अपन ने बनाया था, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यहाँ ये और ये इसका मीन और ये वैल्यू आई थी, राइट। तो f मैंने करवाया था आपको MSR, और यानी MSR क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, यानी ये और ये था MSE, मीन स्क्वायर ऑफ एरर, कंप्लीट। देन देखो अपन ने हाइपोथेसिस पुट की थी कि बीटा इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब ये देखो एक बार ध्यान से, आप कब 0 के इक्वल होगा, कि अगर ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल हो जाए तो इसके अंदर जो बीटा आया हुआ है इसके स्लोप में y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स,
तो ये वाला बीटा अगर जीरो हो गया तो ये लाइन लगभग ओरिजेंटल हो जाएगी। हमें ओरिजेंटल करने की जरूरत नहीं, हम उसको हाफ पे ले आए तो भी हम समझ जाएंगे, राइट। तो इसका मीनिंग है जैसे ही ये हाफ पे आया तो ये वैल्यू कम और ये वैल्यू ज़्यादा, तो इसका मीनिंग टोटल वैल्यू छोटी। तो f की वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी तो वो इस बात की गारंटी देती जाएगी कि बीटा जो है वो जीरो के इक्वल है। और हम ये कह देते थे कि f की जितनी छोटी वैल्यू उतना ही हमारी ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, लेकिन f की जितनी वैल्यू उतना ही हमारी ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट। तो कब रिजेक्ट होगी कब एक्सेप्ट होगी वो तो हमें सेंस देखना होता है ना। अगर हम सेंस नहीं देख रहे हैं तो हमें क्या पता कि कब होगी कि नहीं होगी, राइट। तो वो हमें इम्पोर्टेंट देखना है, क्लियर। तो आप इस बात को माइंड में पकड़ के मत बैठिएगा कि कब रिजेक्ट होगी कब एक्सेप्ट होगी, इट्स डिपेंड ऑन अवर हाइपोथेसिस, क्लियर है। सो अब देखिएगा कि हम उसके ऊपर ही चलते हैं वापस। अब आपका जैसे ही ये एफ टेस्ट आ जाएगा, राइट, अब हमें एफ टेस्ट को किसी क्रिटिकल वैल्यू जो भी हमें गिवन होगी उसके साथ इसको कंपेयर करना है, क्लियर। तो हमें पहले अपन ने हाइपोथेसिस क्या ली है, नल हाइपोथेसिस। कि नल हाइपोथेसिस अपन ने ये लिया है अल्फा नोट अल्फा 1 और ए नोट इक्वल है। अल्टरनेटिव ले ली, इक्वल नहीं है। दूसरी अपन ने ये ले ली, राइट, कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू ये जो भी ये बनी गामा वगैरह ये ले ली, क्लियर है। अब देखिएगा अगर अपने जितनी ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी होने का मीनिंग ये नज़दीक आ रहा है, राइट। अगर ये नज़दीक आ रहा है तो इसका मीनिंग हमारे इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट। और यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और अगर हमारी ये वैल्यू बड़ी आ रही है इसका मीनिंग जो नल हाइपोथेसिस बनी रिजेक्ट हो जाएगी, क्लियर है। सो इस बात को आपको देखना है। अब आप क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। देखो सबसे पहले रन द रिग्रेशन ऑन पूल्ड सैंपल एंड कैलकुलेट दिस। पूल्ड का मीनिंग इकट्ठा मिलाए हुए, सबका इकट्ठा करना है। रन द सेम रिग्रेशन मॉडल ऑन टू सब सैंपल सेपरेटली एंड कैलकुलेट RSS1 RSS2। ये रेजिडुअल इसने पहले लिख दिया। कैलकुलेट द एब्स्टेटिक्स, यस। चेक द क्रिटिकल विद रिलेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कंपेरेटिव। द एफ कैलकुलेटेड डू नॉट रिजेक्ट इफ एफ कैलकुलेटेड इज स्मॉल, यस। अगर ये वैल्यू हमारी स्मॉल है इसका मीनिंग ये दोनों नज़दीक नज़दीक हैं, तो रिजेक्ट ना करें नल हाइपोथेसिस को, क्लियर। सो अब आपका ये जो चाव टेस्ट है ये कभी नहीं भूलोगे। दिस इज़ बेसिकली फर्स्ट आंसर, ABCDE हो गया, क्लियर। सो वेरी गुड, आप इसे करते रहें, बस यहीं से ही पेपर आना है और कहीं नहीं जाना। ऐसा कुछ नहीं होता है कि पेपर कोई बहुत ज़्यादा आएगा, नथिंग एल्स, राइट। जैसा प्रिपरेशन तुम करते हो इसी तरह से दुनिया करती है, लेकिन आप कितना शांति से धैर्य बना करके काम कर रहे हो, बस वही चीज़ें आपको पे ऑफ करती है, नथिंग एल्स, राइट। कोई दुनिया में इतना किसी तरह से कोई वर्क नहीं कर, हर कोई इंसान इक्वल है, बस मेहनत कौन कौन कर रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट देखिएगा सेफर्ड लेमा, याद है आपको सेफर्ड लेमा क्या पढ़ा था। सेफर्ड लेमा से पहले अपन एक इन्वॉल्व थ्योरम पढ़ी थी कि कोई भी ऑप्टिमल वैल्यू है, राइट, उस ऑप्टिमल वैल्यू में अगर पैरामीटर चेंज होता है तो किसी की ऑप्टिमल वैल्यू में कितना चेंज होता है। इसी तरह अपन ने सेफर्ड लेमा का यूज़ किया था कॉस्ट के सेंस में कि अगर एक प्राइस इनपुट का चेंज होता है तो कॉस्ट उतनी चेंज होगी जितना कि उसके अंदर फैक्टर लगे हुए हैं, क्लियर। और पीछे वाले क्वेश्चन में वो यूज़ भी किया था। So Seifert lemma is basically a involved theorem, right? Adverse selection, hidden type of agent. Hodling lemma आपको पता है प्रॉफिट के लिए आया था। रॉय आइडेंटिटी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के लिए आप आया था, आपको पता था इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से कैसे हम हिक्सियन डिमांड करो निकालते हैं। रॉय आइडेंटिटी लिए करली जो भी था उसको P के रिस्पेक्ट में और करली U M के रिस्पेक्ट में, दिस इज़ द रॉय आइडेंटिटी, नथिंग एल्स, ओके, गुड। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। जितना टेक्निकल माइंड आप करोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। इफ ए रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ एन इकोनॉमी इज 3%, यू गॉट इट। प्राइमरी डेफिसिट इज 2% ऑफ द GDP एंड द फिजिकल डेफिसिट इज 7% ऑफ द GDP, ओके। द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू GDP रेशियो ऑफ दैट इकोनॉमी वुड बी,
यू गॉट इट, कि इसने दिया है कि हमें फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट दे दिया, प्राइमरी डेफिसिट दे दिया, फिजिकल डेफिसिट दे दिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो पूछे। इट्स वेरी सिंपल। आप सबसे पहले जो गिवन है वहाँ से पकड़ते हैं। फिजिकल डेफिसिट सबसे मेन टर्म होती है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, राइट। अब आप इसकी जो ब्रैकेट है वो खोल देते हैं, ये नेगेटिव सब लग गया। देन आप देखें यहाँ पर कि ये है एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस में ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये कैपिटल रिसिप्ट, ये हो गया। क्लियर? अब एक बात देखें, ये आ गया रेवेन्यू डेफिसिट, ये आ गया कैपिटल डेफिसिट, दोनों मिलके फिजिकल डेफिसिट बना देंगे। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट तो हमारे पास इसने कुछ दिया ही नहीं है, राइट। हमें तो क्या दिया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा है तो इसको आप जीरो कर दो। ये आपने ज़ीरो कर दिया, राइट। ये जब आपने ज़ीरो कर दिया तो अब ध्यान से देखें कि ये क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आपके पास फिजिकल डेफिसिट गिवन है, रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसने पूछा है, तो इन दोनों माइनस कर दो। फिजिकल डेफिसिट 7 है, रेवेन्यू डेफिसिट 4 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 4% आ गया। दिस इज द 4%। ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो, राइट। तो नथिंग एल्स, राइट, इजी क्वेश्चन है, राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चंस रह जाए तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग पे फोकस होता है तो कोई क्वेश्चंस रह भी सकता है। ओके, मैं ट्राई तो करता हूँ स्मूथ रहने की। देखिएगा, सबसे ज़्यादा इंडियन सिटी में स्टेट में अर्बनाइजेशन किस में? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, केरला में उसके बाद, और महाराष्ट्र में उसके बाद, गुजरात में। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लगा रखा है, आप इसके अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर जीडीपी जो है वो लेस देन 16% है, राइट, एंड 2000 में कांस्टेंट प्राइस पे, एंड लेस देन 20% है नॉमिनल प्राइस पे। इट्स ओके, नॉमिनल प्राइस पे ज़्यादा ही होती है, ठीक है, ये बात आपको कॉमन सेंस भी आपका यूज़ करता है। सर्विस सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट 16% ऑफ एग्रीगेट, नहीं 16%, वो तो 55 है, ये तो बात गलत है। तो पहली बात सही, दूसरी बात गलत है। ये बात आपको क्लियरली करवा रखा है। आपको ये जो पीडीएफ बनती है उसको जूम करके देखोगे तो ये बहुत हाई रेजुलेशन के अंदर है, आपको क्लियर दिखाई पड़ जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको देखना है इंडस्ट्री इतना परसेंटेज है, एम्प्लॉयमेंट अप्रोक्सीमेटली चलना है, सर्विस आप देखो रहे एग्रीकल्चर इतना है, एम्प्लॉयमेंट 48%, इंडस्ट्री इतना, एम्प्लॉयमेंट इतना, सर्विस इतना, एम्प्लॉयमेंट इतना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखना जो आ सकती है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का है, 2025 तक टारगेट लिया हुआ था इसका 25% का। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन का है, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी, गैस और माइनिंग क्वेरी। सर्विस में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, होटल, ट्रेड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद आता है। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। इन द एक्सपर्ट कमेटी 2013 में आरबीआई ने कमेटी बनाई थी जिसने मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेंथन करने के लिए बनाई गई, और डेफिनेटली उसके 2013 के बाद जब इसकी रिकमेंडेशन आई 14 में, तो उसने टोटल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो टोटल चेंज करके रख दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, उर्जित पटेल कमेटी थी, उसको मैं डिटेल में करवा देता हूँ। उर्जित पटेल कमेटी ने जब रिपोर्ट दी तो उसने ये कहा, पहले जो इन्फ्लेशन थी इंडिया में, जो WPI से मेज़र करते थे, हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसको आम पब्लिक का भाषा में, लेकिन उसका पब्लिक से तो लेना देना नहीं था। देन उन्होंने कहा कि ये CPI बदल करके WPI बदल करके CPI लेकर के आए। क्लियर? इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4% रखा गया, ±2%, 3 साल के लिए ऐसा इन्होंने ये कहा। और मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है उसमें इन्होंने कहा 6 मेंबर होने चाहिए, एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे आरबीआई के और 3 को स्कॉलर्स होंगे, राइट। सो दिस इज़ द 6 मेंबर कमेटी। तो उसके बाद दीपक मोहंती जो कमेटी है दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनी थी 2015 में, और माइकल पत्रा जो है दैट इज़ बेसिकली आरबीआई गवर्नर। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ द कंजप्शन। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ द कंजप्शन आपको पता है, परमानेंट जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन की है, ए के साथ 2। अब देखो मेरे करने का स्टाइल, ए के साथ 2, तो ए के साथ 2 2 में है तो 2 बाहर हो गई। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस
लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है वो फ्रैंको मोडिग्लियानी, तो एक दो बी के साथ 3, तो बी के साथ ये 3 2 ही रहे। रियल बिजनेस साइकिल मॉडल, रियल बिजनेस साइकिल मॉडल जो है प्रेसकास्टो एनकिलैंड, मैंने आपको जो दिया है उसमें लिखा हुआ है, ये आंसर क्लियर हो गया। और पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस, यू नो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की रेशनल एक्सपेक्टेशन होती है, उसके बेस पे पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस है। सो सर्जेंट और वालेंस ने बात की है, रॉबर्ट बारो और भी इनके अंदर साथ है, तो यहाँ क्वेश्चन से भी याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैज़ द स्टेशनरी एंड हैज़ द नल हाइपोथेसिस, कौन सा टेस्ट ऐसा है जो नल हाइपोथेसिस में ये मान के चलता है कि स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी, दैट इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, राइट। अब देखते हैं एडीएफ टेस्ट एंड फिलिप्स पेरेंट टेस्ट, ईआरएस टेस्ट एंड केपीएस टेस्ट, तीनों चारों हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े से कोई मुश्किल नहीं है, अभी देखिएगा। पहले एक में आपको कहा था कि मैं आपको आगे करवाऊंगा ये यूनिट रूट टेस्ट वगैरह, तो यहाँ से आपके हर किसी पेपर में आया है कि यूनिट रूट टेस्ट किसके लिए लगता है, स्टेशनरी के लिए, ये वो, राइट। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि यूनिट रूट होता क्या है। अगर यूनिट रूट रहा तो कोई सीरीज स्टेशनरी कैसे नहीं होगी, ठीक है, देखते हैं, सुने। सपोज करो आप एक मॉडल ले लिया, आपने रिग्रेशन मॉडल ले लिया सिंपल, जो करंट की इनकम पिछली वाली इनकम से प्रभावित होती है, और ये एरर टर्म ले ली, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने ले ली 1 और -1 और 1 के बीच में, क्लियर। सो देखिए ये जो रो की वैल्यू है ये 1 के इक्वल है। इफ़ अगर रो की वैल्यू इक्वल है, इट मीन वाई टी विल बी रैंडम वॉक एंड विच इज़ नॉन स्टेशनरी। कैसे? क्योंकि देखें अगर यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई तो इसका मीन तो इट्स ओके कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन इसका वेरिएंस जो है इस वाई टी का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा। तो पहले मैं आपको एक बार डिस्कस करता हूँ, स्टेशनरी सीरीज़ किसको कहते हैं, जिसका मीन और वेरिएंस कांस्टेंट हो। सिंपल एक सेंस में समझें तो इस सीरीज़ का अगर यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई तो एक्सपेक्टेड जो वेरिएंस है वो तो इट्स ओके, वो तो कांस्टेंट आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसका मीन कांस्टेंट आ जाएगा, अगर इसका वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस इसको तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन मान लेंगे कि ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन वो इस पर तो डिपेंड करेगा, इसलिए इसका वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। इट्स ओके। तो अगर इसकी वैल्यू रो के इक्वल आ गई, रो 1 के इक्वल आ गई, तो हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू स्टेशनरी नहीं है। सिंपल एक बार समझते हैं। अब देखिएगा जब इसका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है तो इस पे आप ओएलएस अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कब? जब इसके इक्वल में 1 होगा। तो क्या रहा देखें, आप इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं, देखें कैसे। आप इसका डिफरेंस ले लेते हैं, यानी एक बार आप इसे समझ लें कि माइनस कर देते हैं, इधर से ये वैल्यू और इधर से ये वैल्यू, राइट। सो अब आपने क्या किया कि इसके अंदर से कॉमन ले लिया, रो -1 आ गया, दिस आ गया, तो इसको क्या लिख दिया, चेंज इन वाई टी, डिफरेंस इक्वेशन जो मैंने आपको करवाई थी। अब ये मॉडल बन गया, राइट। तो इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, डेल लिख दिया, क्लियर। अब एक बात देखो, अगर डेल इज इक्वल टू 0 हो गया देन डेफिनेटली रो इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू 0 आप चेक कर सकते हैं, क्लियर। अब देखें ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट डिफरेंस है, क्लियर। इंस्टीड ऑफ एस्टिमेटिंग इक्वेशन 1, estimate 2 is estimated and test of hypothesis tell an alternative hypothesis this, आप जो टेस्ट लगाते हैं वही टेस्ट लगाएंगे, सिंपल, राइट। अब देखिएगा सपोज करें यहाँ पर मेंशन किया इफ एस इज इक्वल डेल इज इक्वल टू नोट देन रो इज इक्वल टू 1 एंड वी हैव अ यूनिट रूट मीनिंग द टाइम सीरीज इज नॉट स्टेशनरी। अगर ऐसा आ जाता है तो अब आप क्या करते हैं, इफ़ एस नोट इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, एफ नोट इज डेल नोट इज इक्वल टू 0 आ गया, डेल नोट इज इक्वल टू 0 आते ही ये वैल्यू क्या बन गई, यूटी पर यूटी क्या है, एरर। एरर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या ले रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मीन क्या बन जाएगा, इसका मीन कांस्टेंट, क्लियर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मीनिंग ये सीरीज क्या हो गई, स्टेशनरी हो गई। तो देखें दिस सीरीज इज स्टेशनरी, द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ रैंडम वॉक टाइम सीरीज एज ए स्टेशनरी, यू गॉट इट। देन देखें हाइपोथेसिस क्या बनेगी इसमें, नल हाइपोथेसिस डेल नॉट इज इक्वल टू 0, डेल इज इक्वल टू 0, डेल इज लेस देन 0। तो देखो देर इज ए यूनिट रेट टेस्ट टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी, तो इसका मीनिंग नल हाइपोथेसिस में आप क्या लिखते हैं, नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज। क्यों?
डेल इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। डेल इज इक्वल टू 0 लेने का मीनिंग है रो इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपने रो -1 इज इक्वल टू डेल रख रखा है, इसकी 0 तो रो 1 का मीनिंग अभी मैंने बताया नॉन स्टेशनरी, तो इसका मीनिंग यहाँ जो नल हाइपोथेसिस फर्स्ट डिफरेंस हम ले रहे हैं, इसके अंदर जो नल हाइपोथेसिस है वो नॉन स्टेशनरी को ले रहा है। हमारे से तो क्वेश्चन पूछा गया स्टेशनरी को, तो इसका मीनिंग ये तो स्ट्रक्चर नहीं होगा यूनिट रूट टेस्ट वाला। देन आगे चलते हैं। डिकी फुलर, अब ध्यान से देखें, डिकी फुलर हैज़ शोन दैट अंडर द नल हाइपोथेसिस अगर डेल इज इक्वल टू 0 हो जाए, द एस्टिमेटेड टी वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट दिस इन द इक्वेशन फॉलो ए टाउ डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारी वैल्यू आएगी नल हाइपोथेसिस चेक करेंगे तो वहाँ टी टेस्ट करेंगे, लेकिन वो टी टेस्ट की जगह आप टाउ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, क्लियर, टाउ स्टैटिक देखेंगे, और वो किसने करके दिया है वो कैलकुलेशन, डिकी फुलर ने करके दिया है। दीज ये तो आपने डिस्कस कर ही लिया। अब वो टाउ क्या है, एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, इससे वैल्यू आ जाएगी। अब देखें वही सेम मैकेनिज्म, अगर ये वैल्यू बढ़ जाती है किस वैल्यू से, क्रिटिकल वैल्यू से, तो आप रिजेक्ट कर देंगे, जो पहले रिजेक्ट करते थे जेड और टी को, उसी तरह से। तो रिजेक्ट किसको कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को, राइट। सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सॉरी, इन विच केस टाइम सीरीज इज स्टेशनरी, ऐसा हो जाएगा, क्लियर। सो इस केस में आप नल हाइपोथेसिस को एज ए स्टेशनरी नहीं ले रहे हैं, यू गॉट इट। अब देखें, ध्यान से सुने ये क्या कह रहा है, इन कंडक्टिंग द डिकी फुलर टेस्ट इट इज अज्यूम दैट यू इज अनकोरिलेटेड, यानी आप एरर टर्म को ही मान रहे हैं कि वो अनकोरिलेटेड है, ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अगर ऑटो कोरिलेशन हो तो डिकी फुलर टेस्ट, डिकी फुलर जो स्टैटिक है, उन्होंने जो एक टाउ स्टैटिक्स दिया है उसको उन्होंने थोड़ा सा फर्दर रिफाइंड किया है कि अगर अनकोरिलेटेड हो तो उसके टाइम आप क्या करोगे, दैट इज आगमेंटिंग डिकी फुलर टेस्ट, क्लियर। आगमेंटिंग का मीनिंग होता है बेसिकली जैसे आगमेंटिंग फिलिप्स कर्व पढ़ते हो, यानी दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिकी फुलर टेस्ट, ओके। फिलिप्स पेरान टेस्ट यूनिट रूट टेस्ट है, इन लोगों ने दिया है, राइट। सो देखें सिंपल सी बात, इसका मैंने, और ERS टेस्ट इज ए यूनिट रूट टेस्ट, तो ये तीनों टेस्ट जो अपन ने डिस्कस किए यूनिट, ये दोनों ये भी क्या है, यूनिट रूट टेस्ट है, राइट। इसके अंदर नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या रहेगी, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तीनों के अंदर नल हाइपोथेसिस नॉन स्टेशनरी आएगी, राइट। सो इस यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिख दिए, उसको बाद में आते हैं इस नोट पे। नेक्स्ट देखें, जो KPS टेस्ट है, क्वेट कौशिक एंड फिलिप्स सचमिट्स टेस्ट हैं, सचमिट्स सिन टेस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो नल हाइपोथेसिस को, सॉरी, वो नल हाइपोथेसिस को ट्रेंड स्टेशनरी एंड सीरीज एज ए यूनिट रूट टेस्ट कमिंग नॉन स्टेशनरी, ऐसे लेते हैं। तो अब इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया, KPS है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। मोस्ट इकोनॉमिक सीरीज आर नॉन स्टेशनरी, मोस्ट इकोनॉमिक टाइम सीरीज डेटा होता है नॉन स्टेशनरी होता है, क्योंकि सिचुएशन, इन्वायरमेंट, बहुत सारे फैक्टर बदलते रहते हैं। वीकली स्टेशनरी किसको कहते हैं, इफ मीन वेरिएंस एंड ऑटो कोवेरियंस आर कांस्टेंट ओवर द टाइम, ऑटो कोवेरियंस मीनिंग एरर टर्म। अब देखें, कोलोग्राम एक ग्राफ होता है जो ऑटो कोरिलेशन को बताता है, राइट। फॉर्मली स्टेशनरी कैन बी चेक्ड बाय फाइंडिंग आउट ऑफ द टाइम सीरीज containing a unit root. ट्रेंड स्टेशनरी ए सीरीज हैड ए डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड, जिसका ट्रेंड डिटरमाइन हो रहा हो, दैट इज ट्रेंड स्टेशनरी, नाम ही दिखाई दे रहा है ना। सुपोरियस रिग्रेशन, कभी कभी ऐसा रिग्रेशन हो जाता है जिसमें वैल्यू आती है लेकिन रियल में उसका कोई रेलिवेंस नहीं होता। को इंटीग्रेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइम सीरीज कैन बी ए स्टेशनरी, राइट। तो ये कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। तो अभी इसमें क्वेश्चंस मैंने सारा एक बार यूनिट रूट टेस्ट को मैंने डिटेल में डिस्कस किया और किसी को नहीं किया। यूनिट रूट टेस्ट है, आपको पता लग गया कि इन पहले वाले तीनों के नल हाइपोथेसिस में क्या आता है कि एक्चुअल में तो इनको टेस्ट को बताएं तो 2-2 घंटे लगेगा एक एक बात को समझाने का, लेकिन मैंने आपको एक सेंस डिलीवर किया है बच्चे, राइट। इन तीनों के नल हाइपोथेसिस में क्या आएगा, नॉन स्टेशनरी, और इसके क्या आएगा, स्टेशनरी, दैट्स ऑल। तो आंसर वुड बी 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, 79 नंबर क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसको हम करेंगे और आपको भी इंजॉय आएगा। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो जितने मैंने लाइफ में क्वेश्चंस किया है वहाँ पूछे ही पूछे जाते हैं, राइट। देखिएगा,
सॉरी, वो क्या पूछ रहे हैं, देखिए कि ये प्राइस लिया है और ये क्वांटिटी ली है, तो ये बताओ कौन सा स्टेबल है या कौन सा स्टेबल नहीं है, राइट। एक तो मैं आपको सीधा तरीका बताऊं जो कि ठीक नहीं होता है, टेक्निकली चलना चाहिए, राइट। तो लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, पहले मैं टेक्निकल बता करके शॉर्टकट वाला बाद में बताता हूं। सुनो, इस क्वेश्चन ने कहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल की बात है, तो कब कोई इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, कब कोई इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होता है, इसके ऊपर दो थ्योरीज हैं। वार्सल का स्टेबिलिटी है और मार्शल का स्टेबिलिटी है। जो अच्छे पेपर बनते हैं उनके अंदर ये पूछा जाता है, और मैंने खुद ने भी देखा है कि उनके अंदर ये पूछा गया है। यू गॉट इट? क्लियर है ये बात? तो देखिए, वाल्रस स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मार्शल स्टेबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिएगा, वाल्रस स्टेबिलिटी क्या कहती है। थोड़ा सा मेरे को एक कदम वापस जाना पड़ेगा, 2 कदम आगे बढ़ने के लिए, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। देखो, पहले मैं वाल्रस का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, वाल्रस का एक बिहेवियरल अजम्पशन है कि अगर सप्लाई ज़्यादा है, राइट, डिमांड से, तो सप्लायर जो वो प्राइस गिरा देगा। क्लियर? और अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो जो बायर होगा वो प्राइस बढ़ाएगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है ना, तो वो लोग लेने के लिए प्राइस बढ़ाएंगे। ये उनकी अजम्पशन है। क्लियर हो क्या? तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, एक बात। और सेलर जैसे ही प्राइस गिराएगा डिमांड बढ़ जाएगी, यानी प्राइस और डिमांड हमेशा अपोजिट ही चलेंगे। यू गॉट इट? दैट इज द पॉइंट। तो एक बात देखिएगा, सपोज करें ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है और ये सप्लाई फंक्शन है। यू गॉट इट? डिमांड और सप्लाई में डिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई में जो गैप है उसको आप कहते हैं एक्सेस डिमांड, राइट, एक्सेस डिमांड। अब एक बात देखें, अगर एक्सेस डिमांड है, सपोज करो डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, डिमांड अगर ज़्यादा है तो जो प्राइस है वो बढ़ाएगा। कौन? मांगने वाला। तो वो प्राइस, बोली के अंदर प्राइस बढ़ाएगा ना, तो ऑटोमेटिक और मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड और सप्लाई मैच कर जाएगी। जब प्राइस बढ़ाएगा तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन प्राइस बढ़ाएगा तो थोड़ी डिमांड भी गिरेगी, तो ये सप्लाई और डिमांड का मैच हो जाएगा। यानी क्या, एक्सेस जो डिमांड है वो प्राइस के साथ अपोजिट चलेगी। अगर दोबारा सोचते हैं, सप्लाई ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड जो है वो नेगेटिव है, सप्लाई ज़्यादा, तो सेलर जो है वो प्राइस गिराएगा। सेलर जब प्राइस गिराएगा तो डेफिनेटली हमारे पास क्या रहेगा कि डिमांड बढ़ेगी, तो ये मैच कर जाएगी, और अल्टीमेटली जो एक्सेस डिमांड है जो नेगेटिव हो गई थी वो प्राइस के साथ नेगेटिव अपोजिट मूव करेगी। जैसे ही प्राइस गिराएगा वो एक्सेस डिमांड वापस पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगी, तो इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी मैच कर जाएगी, तो स्टेबिलिटी रहेगी। अब अगर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर मैंने लिया है तो ये स्टेबिलिटी, ये देखिएगा, मेरे क्लास नोट्स हैं तो उसको देखें तो आपको क्लैरिटी रहेगी। मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा कहाँ से आते हैं ये, और ये डिमांड है। जो मेन अजम्पशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, और तो मैं बात को समझा ही दूंगा। बिहेवियरल एस्पेक्ट जो लेते हैं, यस, वार्सेलियन स्टेबिलिटी कंडीशन इज बेस्ड ऑन द बिहेवियरल अजम्पशन दैट बायर वुड टेंड टू राइज देयर बिड। बायर जो होगा वो बिड यानी रेट ज़्यादा लगाएगा इफ़ ई इज़ पॉजिटिव। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई इज़ पॉजिटिव? एक्सेस डिमांड पॉजिटिव एंड डिमांड ज़्यादा है। सेलर वुड टेंड टू लोअर देयर प्राइस इफ़ ई इज़ नेगेटिव। दैट इज़ द पॉइंट। If this assumption is correct, the market is stable if E diminish as the price of the goods rise, यानी एक्सेस डिमांड कम होगी जैसे प्राइस बढ़ेगा, और अगर E इंक्रीज जैसे ही प्राइस फॉल करेगा, यानी मैच कर जाएगी ना दोनों, एक्सेस डिमांड। यस, यू गॉट इट। लास्ट ये मॉडल करवाने के बाद में लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा, इनको करने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी वो वाल्रस और मार्शल से पूछ लेता है, देन क्या करोगे आप, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और करिएगा, मैंने कुछ पेपर किए हैं उसके अंदर ये सब पूछा गया और बहुत ईजी है ये। सो चलते क्वेश्चन पे, देखिए
अब एक बात हो गई कि प्राइस के रिस्पेक्ट में ये जो एक्सेस डिमांड है ये अपोजिट मूव करेगी। प्राइस बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो एक्सेस डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मीनिंग ये लेस देन जीरो होगी, यानी नेगेटिव होगी। यस, दैट इज द पॉइंट। ये भी एक नेट में क्वेश्चन पूछा है कि स्टेबिलिटी के लिए बताओ कौन सी कंडीशंस हैं। तो वहाँ पर ई पी डी पी लेस देन ज़ीरो, ये स्टेबिलिटी के अंदर है। आई थिंक 18-19 में पूछा होगा, ये मैंने कवर कर लिया यहाँ। ठीक है, आपने क्वेश्चंस किए ही होंगे एक्स्ट्रा, तो वो भी आपको पता ही है। तो जो मैं टॉपिक आपको करवा रहा हूँ इस तरह से करवा रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से सुन के करते हो तो आपको कुछ नहीं बचने वाला है पीछे, राइट? आपको लग रहा है। देखिए, अब इसका एक सेंस में आप ये कहोगे डेरिवेटिव लिया, इट्स ओके। तो ये भी आप ले लीजिएगा डेरिवेटिव। तो इसका अपन ने लिया, तो इसका अगर अपन ने लिया तो ये ऑटोमेटिक ये बन गया। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको फिर डेरिवेटिव। इसको अगर खोल के लिखना चाहते हो तो ये लिख दिया आपने, डैश बिना लगाए, राइट? तो ई डी क्यू डी डी पी माइनस डी क्यू एस डी पी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। दिस हो गया, यू गॉट इट। अब देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखो इस बात पे कि अब ध्यान से एक बात को आपको देखना है कि जब आप ऐसे प्राइस और क्वांटिटी लगाते हैं और ये लाइन बनाते हैं तो इसका स्लोप जो आप देखते हैं वो डी पी डी क्यू से देखते हैं। तो देखें, एक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो है वो स्लोप का अपोजिट है। तो इट्स ओके, हमें कोई इश्यू नहीं है। हमें तो ये टोटल वैल्यू लेस देन ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्लोप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस, राइट? सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डी पी डी क्यू। केस फर्स्ट ले लेते हैं कि स्टेबिलिटी कब रहेगी, फर्स्ट केस लेते हैं, राइट? देखो, सिंपल सा समझने की बात है। हमें पता है कि ये वैल्यू, या चाहे ये कहो, ये अगर नेगेटिव है, ध्यान से देखते जाएं बच्चे, ये नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं क्या ऐसे लिखते हैं। टोटल वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव होनी चाहिए। तो पहला अपन ने नेगेटिव ले लिया 2 माइनस, दूसरा अपन ने पॉजिटिव ले लिया 5, कुछ भी ले लो तो टोटल वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव ही रहेगी। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्या कि फर्स्ट वैल्यू, अच्छा दूसरा केस आ गया क्या? यस यस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा स्टेबल रहेगा क्योंकि वैल्यू लेस देन ज़ीरो आएगी। यू गॉट इट। कभी ज़िंदगी में इसकी टेंशन नहीं लेनी है, राइट? अब हम क्या करते हैं, अगर इसको स्लोप के अंदर डाल के देखें तो स्लोप में डाल के देख लेते हैं। सिंपल सी बात है। देखो, स्लोप में डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई दिस, दैट इज लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव होना चाहिए। और ये 1 डिवाइड बाई दिस, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप भी उल्टा लोगे तो भी पॉजिटिव और नेगेटिव तो रहेगा। बात खत्म हो गई। सप्लाई एंड डिमांड्स ये हमेशा स्टेबल होगा। यानी ये वाला अगर क्या रहा? नेगेटिव, और ये वाला पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव आगे है ही, अपने आप नेगेटिव से माइनस लेस देन ज़ीरो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं। हमें टोटल नेगेटिव चाहिए। देखो, अब यहाँ पर टोटल नेगेटिव कब आ सकता है? तो दूसरा केस यहाँ पर करके देखते हैं जिसमें दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं। दोनों पॉजिटिव होने का मीनिंग क्या है? देखें, सपोज करें कि ये वैल्यू 2 ले ली माइनस, और ये वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो लेस देन ज़ीरो तो नहीं आया, तो गड़बड़ हो गई। तो इसका मीनिंग अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक कंडीशन लगा दीजिएगा क्या कि ये वाला बड़ा हो इससे। क्लियर? तो ये रिकंडीशन देखो आप क्या कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव है। और ये वाला यानी क्या 2, जिसको मैं चलो इसको लिख देता हूँ, क्यू डी पी छोटा होना चाहिए क्यू एस पी से, डैश से, जो भी आप लेना चाहते हो डैश ले लो, डैश, ये छोटा होना चाहिए। क्लियर? छोटा होना चाहिए यानी क्या? ये 2 और ये 5 होना चाहिए। स्लोप उल्टा होता है, स्लोप उल्टा ले लो, 1/2 1/5। तो अब कौन सा स्लोप छोटा है? ये रिवर्स हो गया, बदल गया ना ये। तो अगर स्लोप, यानी सिंपल सी बात है, स्लोप में आपने पढ़ लिया तो इधर आपको स्टेबिलिटी का पता लग गया कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी, यानी ये 3 ले लो तो नेगेटिव रहेगा, तो स्लोप उल्टा। यानी क्या?
अगर अगर पहली बात तो दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, यानी डिमांड कराओ भी अपवर्ड है, सप्लाई कराओ भी अपवर्ड है, डिमांड दोनों अपवर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे। लेकिन एक कंडीशन है कि डिमांड कराओ का स्लोप ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू सप्लाई कराओ। दिखा देता हूँ, देखियो, करते ही पता लग जाएगा आपको भी। देखें, सॉरी, देखें, ये लिया अपन, ये क्वांटिटी लिया, ये प्राइस लिया, तो ये लिया डिमांड करो, राइट, और ये लिया सप्लाई करो। क्लियर। अब एक बात देखें, सपोज करें यहाँ है, राइट, इसको ए से ले लें, नीचे की साइड से लें, ये है, राइट, तो यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्लियर है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। देखो, एक रिवाइज करवाता हूँ। मैंने क्या कहा कि डिमांड का स्लोप ज़्यादा है, सप्लाई का स्लोप कम है, तो स्टेबिलिटी आएगी। यू गॉट इट। अब देखें, इसको आप ऐसे ले लें, दूसरी साइड से भी लेकर के चेक कर सकते हैं, चाहे आप ये ले लें, राइट। इस प्राइस पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस डाउन आएगा, और प्राइस डाउन पे ही तो स्टेबिलिटी है। यस, क्योंकि डिमांड सप्लाई कट कर रहा है। नीचे से देखें, अगर चाहे ऐसे ले लें, तो इस कम प्राइस पर स्टेबिलिटी कहाँ है? हायर प्राइस पे। यहाँ पर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी आएगी, प्राइस अपने आप बढ़ेगा। यस, तो इसका मीनिंग, अगर मैं इसका अपोजिट ले करके देखता हूँ, तो देखो, अपोजिट ले करके अगर मैं आपको करवाऊँ तो ऐसा नहीं होगा। कैसे? देखें, इसको अब हम क्या कर देते हैं, डी कर देते हैं, और इसको एस कर देते हैं, तो ये एस और ये डी हो गया। यहाँ देखें, अब क्या है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस और ऊपर जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी तो कहाँ आनी चाहिए? यहाँ सेंटर की ग्रेविटी तो ये है, तो इसका मीनिंग ये इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो स्टेबल नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो आपको वो ट्रिक्स तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये कर लीजिएगा। आई होप यू गॉट दिस, टेक्निकल पोर्शन के थ्रू, शॉर्टकट बाद में करेंगे। तो अपन ने दो बातें कर ली, इसको मैं भी रेज कर देता हूँ। अपना ये लेस देन होना चाहिए 1, तो अपन ने दो केस कर लिए। कौन से कि एक में तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक में दोनों पॉजिटिव हैं। अब हम कर लेते हैं दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव लिख देते हैं। -2 -5, बात नहीं बनी। क्यों? वैल्यू क्या आ गई? +3 आ गया। दिस इज नॉट करेक्ट। अब क्या करें यहाँ? हमें क्या है, अगर दोनों नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव छोटा होना चाहिए। कैसे? -2 -1, देन ये वैल्यू क्या आएगी? -1 आ जाएगी। आ गई। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर दोनों नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव क्या होना चाहिए? छोटा। तो मैं लिख देता हूँ -2 -1। इसको अपोजिट लें तो -2 -1 ही रहेगा, राइट। तो इसका मीनिंग ये छोटा हो गया, यानी ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा। यानी क्या? डिमांड कराओ, ये पहले डिमांड है, डिमांड कराओ का स्लोप छोटा होना चाहिए, सप्लाई कराओ का स्लोप बड़ा होना चाहिए, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो। क्लियर हो गई? दोनों ही डाउनवर्ड हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों ही डाउनवर्ड है, फिर भी स्टेबिलिटी आएगी अगर ये है तो। देखो, ये भी कह रखा होगा, यस, क्या कि डिमांड कराओ का स्लोप ये वाला है। यस, डिमांड कराओ का स्लोप एब्सोल्यूट वैल्यू में, नेगेटिव छोड़ दो आप, नेगेटिव तो ऐसे ही देखने के लिए होता है, तो अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू में देखें तो डिमांड कराओ का स्लोप छोटा होना चाहिए, सप्लाई करोगा तो स्टेबिलिटी आएगी। क्लियर हो गई? देन लास्ट, इसमें कुछ नहीं है, एक पॉइंट ऐसे ही देखने होते हैं, आपको मैं शॉर्टकट तरीके से थोड़ी देर में बता दूंगा, पहले मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ बच्चे। देन अब हमने क्या ले लिया, बस ये नेगेटिव ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी इसके अंदर नहीं करना। देन लास्ट पॉइंट, जो अनस्टेबल कब रहेगा? अनस्टेबल, अब आपने कंडीशन तो यही रख रखी है ना, ये होगी। तो देखें, अगर 100% रहेगा, अगर ये वाला नेगेटिव है, राइट, <0, सॉरी, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये लिख दिया मैंने 5, माइनस में ये वाला नेगेटिव है, तो आप कितनी छोटी बड़ी वैल्यू ले लेना, हमेशा 0 से छोटी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो इसका मीनिंग
अगर डिमांड करव अपवर्ड है और सप्लाई करव डाउनवर्ड है तो कभी स्टेबिलिटी नहीं आने वाली है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। क्लियर हो गई? सो दिस इज इंटायरली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वायरलेस स्टेबिलिटी। अब वायरलेस स्टेबिलिटी को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ आपको लगता है कि इसने जो डिस्कस किया है वो क्वांटिटी के थ्रू किया है, लेकिन नहीं। देखें, ये है वायरलेस स्टेबिलिटी, प्राइस और क्वांटिटी लिया। ये प्राइस था तो एक्सेस डिमांड, या डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा नेगेटिव, ये डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम तो पॉजिटिव। तो यहाँ से पढ़ें, वालरस डिफाइन द इक्विलिब्रियम एज ए प्राइस विच इक्वेट क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई। बहुत सारे पेपर में ये पूछा गया है कि वालरस जो स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो प्राइस से करते हैं, क्वांटिटी से करते हैं? प्राइस से करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बात तो क्वांटिटी की कर रहे हैं इसमें, लेकिन वो ले तो प्राइस को ही देख रहे हैं ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि प्राइस के रिस्पेक्ट में सब कुछ चेंज करके देख रहे हैं। देन क्लियर हो गया। इट वर्क थ्रू द प्राइस मोमेंट, यस एग्जैक्टली। देन मार्शल छोड़िए अभी। वालरस स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन रिस्पॉन्स, इट्स ओके। अब देखें, जो मार्शल हम करेंगे वो कैसे लेते हैं स्टेबिलिटी को? देखें, ये प्राइस और क्वांटिटी ले लिया, सप्लाई और डिमांड ले लिया, वो क्वांटिटी से चलेंगे ऐसे। प्राइस इधर, प्राइस तो एक्सेस डिमांड प्राइस के थ्रू देखेंगे, क्योंकि ये डिमांड का प्राइस ज़्यादा है, सप्लाई कम, तो एक्सेस डिमांड पॉजिटिव। यहाँ पर डिमांड का प्राइस कम, सप्लाई का प्राइस ज़्यादा, तो एक्सेस डिमांड नेगेटिव। यानी बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि क्वांटिटी से चलने वाले हैं मार्शल, राइट। सो देखिए, अभी कुछ नहीं, 1 मिनट लगेगी इसमें। इन्होंने ये देखो क्वांटिटी में फंक्शन बना लिया, राइट। अब आपको पता है एक बात का कि जनरली फंक्शन जो होता है वो क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, जनरली ऐसे ही लेते हैं ना। ये देखें इधर, यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया था इनवर्स फंक्शन, यस। देखिए, क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ले लिया। जनरली क्या होता है, प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, यानी हम यहाँ से रिवर्स की साइड से चल रहे हैं। क्वांटिटी को लेकर के प्राइस को देख रहे हैं, तो क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस बना रखा है। जनरली प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ क्वांटिटी होता है। क्लियर? सो देखते हैं, तो इसलिए ये इनवर्स फंक्शन है। तो और इसमें आपको कुछ नहीं ध्यान करना, सिंपल से बात है। इसका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एक मोमेंट प्लीज़। बिहेवियरल यहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि वहीं से ही सारी बातें चलेगी ना। बिहेवियरल के बिना तो कुछ होना नहीं है। यहाँ पर यस, मार्शलिन, ये रहा। मार्शलिन स्टेबिलिटी कंडीशन एक बात की इसकी एजम्पशन पे चलती है। मार्शल स्टेबिलिटी कंडीशन बेस्ड ऑन द बिहेवियरल एजम्पशन दैट प्रोड्यूसर विल राइज देयर आउटपुट। अभी आउटपुट की डिस्कशन हो गई। वहाँ कह रहे थे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करेगा। अगर वहाँ डिमांड ज़्यादा थी तो डिमांड जो करने वाला है वो प्राइस को राइज करेगा। वहाँ अगर डिमांड कम थी तो सेलर प्राइस गिराएगा। क्लियर? यहाँ क्या हो रहा है, आउटपुट को लेके हो रहा है कि प्रोड्यूसर विल रेज देयर आउटपुट, राइट, व्हेन दिस, यानी एक्सेस डिमांड इज पॉजिटिव, राइट। एक्सेस डिमांड पॉजिटिव है तो सेलर राइज करेगा, राइट, हो गई। एंड बायर आर ऑफरिंग ए हायर प्राइस देन व्हाट इज सेलर आर डिमांडिंग। प्रोड्यूसर विल लोअर देयर आउटपुट व्हेन दिस, यानी प्रोड्यूसर लोअर करेगा आउटपुट जब एक्सेस डिमांड नेगेटिव है। क्लियर हो गई? मैं आपको ग्राफ जो बनाया हुआ है वो दिखा देता हूँ। ये वाला देखें, यहाँ अगर ये एक्सेस डिमांड है पॉजिटिव तो डिमांड क्या है ज़्यादा, सप्लाई क्या है कम, तो प्राइस ज़्यादा है, इसके चक्कर में ये सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा। क्लियर हो गई? इस केस में देखें तो प्राइस कम है, ये तो सप्लायर प्राइस नहीं बढ़ाएगा, क्वांटिटी बढ़ाएगा, तो इसमें ये क्वांटिटी सेलर क्वांटिटी गिराएगा। क्लियर हो गई? तो दिस इज़ द, इसका जो कंडीशन है बिहेवियर का वो ये है। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक बात लिखी है,
ये जो एफ इन्वर्स लिया है ना, इसका हमारा टारगेट इतना ही है कि हमने इन्वर्स ले रखा है और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ डिमांड और प्राइस ऑफ सप्लाई, तो इसका अपन ने ये ले लिया। तो आपको एक पता है कि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस गिरेगा, राइट, और क्वांटिटी गिरेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो इसका भी अपोजिट रिलेशन लेस देन ज़ीरो आना चाहिए। अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी क्यू टोटली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड को बना रखा है ना, तो डी पी डी क्यू डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको अपने को स्लोप और ये वैल्यू अलग अलग नहीं लेनी है, राइट। तो देखें यहाँ से आप डायरेक्टली स्लोप की बात कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू भी तो स्लोप है, क्लियर। तो अगर देखें वही बात है, अगर ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, कितना ही पॉजिटिव हो जाओ तो स्टेबल आएगा। तो ये देखो, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पहले नेगेटिव देन फिर नेगेटिव है, और ये है पॉजिटिव, तो सारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेबल होगा। अब ये है, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव लिया ना, अब उल्टा ले लेते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ले लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव यानी 2 और ये नेगेटिव यानी 3, तो लेस देन 0 कभी स्टेबल नहीं आएगा। तो ये देख लो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आएगा। यस, अब अपन ने क्या किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ले लिया, बाद में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ले लिया, राइट। नहीं, पहले अपन ने लिया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, देन अपन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 2 ले लिए। अब अपन दोनों ही नेगेटिव ले लेते हैं, तो देखो -3 और -4, -3 + 4 लेस देन नॉट इक्वल टू 0, नहीं आएगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब आएगी, जब नेगेटिव अगर दोनों हैं, तो ये नेगेटिव अगर 2 है यानी इससे छोटा है तो आएगी, राइट। इसका मीनिंग नेगेटिव के केस में अगर ये एब्सोल्यूट वैल्यू इससे छोटी है तो आएगी, यानी स्लोप क्या, स्लोप ऑफ डिमांड बड़ा है सप्लाई से, दोनों नेगेटिव केस में तो आएगा। क्लियर? कैसे करके दिखा देता हूँ। स्लोप डिमांड का बड़ा लेना है, दोनों ही नेगेटिव है, डी और ये भी। मैंने सप्लाई का स्लोप क्या ले लिया, बड़ा। तो देखें यहाँ से डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, राइट। तो यहाँ से देखना है अपन ने क्या लिया है, स्लोप ऑफ सप्लाई कराओ एंड स्लोप ऑफ डिमांड कराओ। अपन ने सप्लाई कराओ का स्लोप क्या लिया है, छोटा, और डिमांड कराओ का क्या लिया, बड़ा। नहीं, यहाँ पर डिमांड कराओ हमने छोटा लिया है, तो सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा बढ़ना चाहिए। यहाँ सप्लाई कम डिमांड ज़्यादा, नहीं ठीक है, इट्स ओके आएगा। देखो ये ले लिया, यहाँ डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस गिरेगा तो स्टेबिलिटी आएगी, राइट। तो ठीक है, देखो क्या चीज़ आई ये बात, दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव में ये देखो, जब दोनों नेगेटिव है तो ये स्लोप बड़ा होना चाहिए इससे, क्लियर। यानी क्या, डिमांड का स्लोप बड़ा होना चाहिए सप्लाई के स्लोप से। तो डिमांड P और Q ले लो, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये डिमांड का स्लोप बड़ा होना चाहिए, देन स्टेबल रहेगा। तो मैं एक बार लेता हूँ, देखिए एक्चुअली में क्वांटिटी की साइड से देखना पड़ेगा, पर प्राइस की साइड से देख रहे हैं इसलिए ये ऐसा लगेगा। तो देखें क्वांटिटी की साइड से देखें, ये वैल्यू बनी क्या, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, राइट। डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या होगा, क्वांटिटी तो घटानी चाहिए, राइट, तब स्टेबिलिटी आएगी। तो इस केस में नहीं आएगी ऐसा, क्लियर हो गई बात। देन अरे नहीं आएगी ना, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कम है, राइट, तो कैसे आएगी, क्लियर है। देखो ये क्या चीज़ है, यहाँ डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, सॉरी सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो आप स्टेबिलिटी तो यहाँ आ रही है, जिसके लिए तो आउटपुट घटाना पड़ेगा, आउटपुट तो बढ़ाना पड़ेगा, तब इक्वल आएगी। तो ऐसा नहीं होगा, राइट। सो इसका अपोजिट लेके देखोगे सेम आ जाएगा। आपको सिर्फ एक बात पकड़नी, मैं ये डिमांड सप्लाई के कर्व के चक्कर में समझ ही नहीं आता है, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ। क्यों, क्या होता है, डिमांड कराई स्लोप कितना ही चेंज हो जाता है। अब अगर हम लास्ट पॉइंट दोनों ही पॉजिटिव ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव में ये ध्यान करना है कि ये वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। दोनों पॉजिटिव ले लिया, ये 5 और ये 4 ले लिया, तो बात नहीं बनी,
राइट, दोनों ही पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6 यानी ये पॉजिटिव बड़ा लेना पड़ेगा। तो देखो ये रहा, दोनों पॉजिटिव में ये पॉजिटिव बड़ा लेना पड़ेगा। दिस इज द मैकेनिज्म, राइट, वी हैव डिस्कस्ड। अब आप देख सकते हो मार्सिलियन किसकी साइड से है, क्वांटिटी के साइड से, एवरीथिंग इज डन। अब आप इसकी स्टेबिलिटी करते हैं, जो मैं आपको रट्टा मरवाने की सेंस में अगर देखो, जो मैंने वहाँ से बात की तो क्लियर हो जाएगी, राइट। तो अगर आप उस हिसाब से देखना चाहते हो तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या ये पोर्शन ले लो, सप्लाई करो इस पोर्शन में कैसा है, फ्लैट है, डिमांड करो इस पोर्शन में क्या है, ये है, राइट। कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लो, ये ले लिया, और आप वालरस देख रहे हैं, ये है सप्लाई, ये है डिमांड, क्लियर है। सप्लाई है ज़्यादा और डिमांड है कम, तो प्राइस तो घटेगा, तो प्राइस तो और नीचे आएगा, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। इसको आप इस साइड से देखना चाहो तो देख लीजिएगा, वालरस से पता लग जाएगा। स्लोप किसका कम है, दोनों नेगेटिव है। एक बात तो पहले पकड़ते हैं, दोनों नेगेटिव वाली बात। दोनों नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव कहाँ है भाई, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, राइट। दोनों नेगेटिव में हमें स्टेबिलिटी तब है जब डिमांड कर्व का स्लोप छोटा हो और सप्लाई कर्व का स्लोप बड़ा हो। तो यहाँ क्या है, सप्लाई कर्व का छोटा है, डिमांड का बड़ा है, और होना क्या चाहिए था, सप्लाई का बड़ा, तो अनस्टेबल आएगा। तो पॉइंट ये हो गया अनस्टेबल का, यानी E2 अनस्टेबल का है। E2 अनस्टेबल, तो E2 अनस्टेबल, ओके, देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देयर इज़ नो स्टेबल, देखते हैं दूसरे पॉइंट को। यहाँ आते हैं तो ये दोनों ही अपवर्ड हैं, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, तो एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, क्लियर हो गई। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखें पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो पक्की बात है भाई, क्या है, डिमांड सप्लाई कराओ अपवर्ड है, सप्लाई पॉजिटिव है, तो देखें पॉजिटिव नेगेटिव ये रहा, डिमांड नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो डेफिनेटली लेस देन 0 होगा ही होगा। टोटल वैल्यू कैसे, ये वैल्यू इस वैल्यू से अगर आप देखोगे तो होगा ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ये और ये नेगेटिव है, तो 4 माइनस में कुछ भी सप्लाई का लिख दो तो टोटल माइनस ही रहेगा, तो ये स्टेबल बनेगा ही बनेगा। सो दिस पॉइंट इज स्टेबल, तो E2 स्टेबल है एंड E1 इज अनस्टेबल। दिस इज द मैकेनिज्म, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इनफ है, राइट। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में मेरी अगर जितनी क्लास देखोगे तो फोकस ही किस पे रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोकस रहा है इनोवेशंस पे। तो मैं आपसे डिस्कस किया है कि जो आइडिया है दैट इज़ इनोवेशन, वो नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है, इन सम एक्सटेंट हम एक्सक्लूड कर सकते हैं पेटेंट से। तो वो लगने से जो क्लासिकल थॉट में स्टेशनरी स्टेट था, जो डिमिनिशिंग रिटर्न लगता था कैपिटल पे, उस वजह से आता था, और डिमांड और सप्लाई आ करके एक पॉइंट तक रुक जाते थे, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए सोलो ने ये कहा कि टेक्नोलॉजी जरूरी है, टेक्नोलॉजी से लाओगे तो स्टेशनरी स्टेट नहीं आएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं आएगा। तो देन आइडिया की बात की गई, आइडिया के अंदर बेसिकली आएगा तो मोनोपोली बनेगी और फिर मोनोपोलिस्टिक बन जाएगा, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन बन गया, क्लियर हो गई, पेटेंट से आएगा, और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लगने लग जाएगा, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न को पोस्टपोन कर दिया, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन, राइट। सो यही हमारे पास है अभी एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। 11th क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।